हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 4th सेम यूनिट 1 स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कंस्ट्रेंट्स एंड असेसिबल स्टेट्स एंड इनअसेसिबल स्टेट्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब होता है। इसे हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है और फेयरवेल पार्टी का ड्रेस कोड रखा हुआ है कुर्ता पजामा। तो यहाँ पर जो ड्रेस कोड रखा गया है कुर्ता पजामा, वो एक तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, एक तरह की कंडीशन लगा दी गई है कि बॉयज को जो है वो कुर्ता पजामा पहन के ही आना पड़ेगा। जो स्टूडेंट कुर्ता पजामा पहन के आएगा वो ही हमारे पास फेयरवेल पार्टी को अटेंड कर पाएगा, और कोई और ड्रेस पहन के जो आएगा वो फेयरवेल पार्टी को अटेंड नहीं कर पाएगा। तो ये एक प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, कंडीशन लगा दी गई है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है कुर्ता पजामा पहन के आने की, ये एक तरह की कंस्ट्रेंट है टू अटेंड फेयरवेल पार्टी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो वहां पर आपको कॉलेज में एंट्री लेने के लिए, कॉलेज प्रीमिसेस में एंट्री करने के लिए आपको गेट पर आईडी कार्ड दिखाना होता है। तो आईडी कार्ड यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है टू एंटर इनटू द कॉलेज प्रीमाइसिस। जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है उसे कॉलेज में एंटर नहीं करने दिया जाता है। इसी तरह से जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा वो कॉलेज प्रीमिसेस में एंटर कर पाएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड का होना एक प्रकार की रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है, एक प्रकार की कंस्ट्रेंट है टू एंटर इनटू द कॉलेज प्रीमाइसेस। इसी तरह से स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होगा, यहाँ पर इसका वो मतलब होगा कि ये एक तरह का सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होगा, कंडीशंस होगा जो हम इम्पोज करेंगे ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन सिस्टम। अगर आपको किसी गिवन सिस्टम में पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस इम्पोज कर देंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, एंड दैट सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस विल बी नोन एज कंस्ट्रेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब असेसिबल स्टेट्स क्या होती हैं, इनअसेसिबल स्टेट्स क्या होती हैं। असेसिबल स्टेट्स में आपकी असेसिबल मैक्रो स्टेट्स भी आ जाएंगी, असेसिबल माइक्रो स्टेट्स भी आ जाएंगी, और इनअसेसिबल स्टेट्स में आपकी इनअसेसिबल मैक्रो स्टेट्स भी आ जाएंगी एंड इनअसेसिबल माइक्रो स्टेट्स भी आ जाएंगी। तो इसे समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे जिसमें हम 3 पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में। आइडेंटिकल बॉक्सेस का मतलब ये है कि उन बॉक्सेस का शेप, साइज, वॉल्यूम, मास सब कुछ जो है वो सेम होगा, और वो पार्टिकल्स हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे A, B, C। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारे पास बॉक्स 1 और यहाँ पर है हमारे पास बॉक्स 2। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन सकते हैं। हम पहले बॉक्स में 3 पार्टिकल डाल सकते हैं और दूसरे बॉक्स को खाली रख सकते हैं, मींस दूसरे बॉक्स में नंबर ऑफ पार्टिकल 0 होंगे। हम पहले बॉक्स में 2 पार्टिकल डाल सकते हैं और दूसरे बॉक्स में 1 पार्टिकल डाल सकते हैं। पहले बॉक्स में हम 1 पार्टिकल डाल सकते हैं, दूसरे बॉक्स में हम 2 पार्टिकल डाल सकते हैं। पहले बॉक्स को हम खाली रख सकते हैं और तीनों के तीनों पार्टिकल जो हैं वो हम दूसरे बॉक्स में डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तीनों पार्टिकल अगर हम पहले बॉक्स में डालें तो बॉक्स 1 में A, B, C तीनों पार्टिकल्स आ जाएंगे और बॉक्स 2 एम्प्टी रहेगा। अगर हम 2 पार्टिकल्स पहले बॉक्स में डालते हैं तो वो पार्टिकल्स A, B भी हो सकता है, और 1 पार्टिकल दूसरे बॉक्स में डालेंगे तो वो पार्टिकल C हो सकता है। इसी तरह से 2 पार्टिकल्स वो वाले B और C पार्टिकल्स हो सकते हैं, और यहाँ पर जो 1 पार्टिकल आएगा बॉक्स 2 में वो A हो सकता है। इसी तरह से अगर हम बॉक्स 1 में A और C पार्टिकल डाल दें तो दूसरे बॉक्स में हमें B पार्टिकल डालना होगा। तो यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग, इस अरेंजमेंट के कोरस्पॉन्डिंग 3 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स बन रहे हैं, और इन अरेंजमेंट्स को हम बोलते हैं माइक्रो स्टेट्स। माइक्रो स्टेट्स, और ये जो हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिखे हैं इन्हें हम बोलते हैं मैक्रो स्टेट्स। मैक्रो स्टेट्स, और यहां पर
1 और 2 के केस में हमारे पास क्या आएगा, पहले बॉक्स में ए पार्टिकल आ सकता है, दूसरे बॉक्स में बीसी पार्टिकल चला जाएगा, पहले बॉक्स में बी पार्टिकल डाल दिया तो बाकी पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स बॉक्स 2 में चले जाएंगे, इसमें एक पार्टिकल सी डाल दिया तो ए बी पार्टिकल जो है वो आपको बॉक्स 2 में डालना होगा। इसी तरह से अगर आप पहले बॉक्स को खाली रखते हैं और तीनों पार्टिकल्स अगर आप बॉक्स 2 में डालते हैं तो यहाँ पर आप एबीसी लिखेंगे, यहाँ पर आप 0 लिखेंगे। तो इस माइक्रोस्टेट के कोरस्पॉन्डिंग कितनी माइक्रोस्टेट्स बन रही हैं, 1 माइक्रोस्टेट बन रही है। इस माइक्रोस्टेट के कोरस्पॉन्डिंग 3 माइक्रोस्टेट्स बन रही हैं और जितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगी, जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स होंगे कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इस माइक्रोस्टेट की, 1 है। यहाँ पर कितने डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, इस माइक्रोस्टेट के कोरस्पॉन्डिंग 3 है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी 3 हो जाएगी। यहाँ भी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी 3 हो जाएगी, यहाँ पर थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ गई 4 और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइक्रोस्टेट्स हैं। अभी हमने यहाँ पर इनके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाई है, कोई भी कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 पार्टिकल्स इन 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा दें, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दें ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 पार्टिकल्स इन 2 बॉक्सेस, और वो कंडीशन ये होगी है कि कोई भी बॉक्स जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, नो बॉक्स शुड रिमेन एम्प्टी, तो उस केस में ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, उस केस में ये वाला केस जो है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड बॉक्स एम्प्टी है, तो उस केस में ये वाली मैक्रोस्टेट जो है वो इनएसेसिबल मैक्रोस्टेट बन जाएगी, और यहाँ पर भी पहला बॉक्स खाली है तो ये वाली स्टेट भी, ये वाली मैक्रोस्टेट भी जो है वो इनएसेसिबल मैक्रोस्टेट बन जाएगी, और सिर्फ ये वाली 2 जो है मैक्रोस्टेट्स वो असेसिबल मैक्रोस्टेट्स होंगी, क्योंकि ये 2 स्टेट जो हैं वो क्या करेंगी, वो गिवन रिस्ट्रिक्शन को, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, गिवन रिस्ट्रिक्शन में भी ये एग्जिस्ट करेंगी, ये जो मैक्रोस्टेट्स हैं वो अलाउड होंगी अंडर गिवन कंडीशन, और कंडीशन क्या है, नो बॉक्स शुड बी एम्प्टी। तो ये वाली स्टेट जो है, ये वाली मैक्रोस्टेट जो है वो असेसिबल मैक्रोस्टेट्स हो जाएंगी, और ये वाली जो है वो इनएसेसिबल मैक्रोस्टेट्स हो जाएंगी, और ये वाली माइक्रोस्टेट जो है वो इनएसेसिबल हो जाएगी, ये वाली माइक्रोस्टेट जो है वो इनएसेसिबल हो जाएगी, जबकि ये वाली 6 जो हैं माइक्रोस्टेट्स वो असेसिबल माइक्रोस्टेट्स होंगी। तो इस केस में जो हमारी माइक्रोस्टेट होगी, कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए इस कंडीशन के अंडर, वो एक तो होगी 2,1, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स में 2 पार्टिकल डालेंगे, दूसरे में 1 डालेंगे, इसमें 2 डाल दिए, इसमें 1 डाल दिया, इसमें हमने क्या किया, 2 डाल दिए, इसमें 1 डाल दिया, और दूसरी माइक्रोस्टेट जो असेसिबल होगी इस केस में वो होगी 1 2, जिसमें हम क्या करेंगे, 1 पार्टिकल इसमें डाल दिया, बाकी 2 पार्टिकल्स इसमें डाल दिए, 1 पार्टिकल इसमें डाल दिया, बाकी 2 पार्टिकल्स इसमें डाल दिए, 1 पार्टिकल इसमें डाल दिया, बाकी 2 पार्टिकल इसमें डाल दिए, और यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3, यहाँ पर कितनी होगी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी हो गई, 2 हो गई जो असेसिबल है, और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होगी, वो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर टोटल असेसिबल माइक्रोस्टेट्स होंगी हमारे पास 6। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर असेसिबल माइक्रोस्टेट्स हमारे पास 2,1 1,2 ये वाली, जिनका नंबर है 2, दैट इज 2, और इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट्स कौन कौन सी हो गई हैं, 3 0 एंड 0 3, 3 0 एंड 0 3, क्योंकि बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। असेसिबल माइक्रोस्टेट्स कौन कौन सी होंगी, ये सारी असेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं, ए बी कॉमा सी, बी सी कॉमा ए, सी ए कॉमा बी, ए कॉमा बी सी, बी कॉमा ए सी, सी कॉमा ए बी। ये जो माइक्रोस्टेट्स हैं ये गिवन कंडीशन के अंडर भी एग्जिस्ट कर रही हैं, गिवन कंडीशन को भी फुलफिल कर रही हैं, और इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट्स कौन सी हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, पहले हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स थी 4, अब हमारे पास कितनी रह गई हैं, 2 रह गई हैं, और पहले कितनी थी माइक्रोस्टेट्स, 8 थी, अब असेसिबल माइक्रोस्टेट कितनी रह गई हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन लगाने पर, ये कंस्ट्रेंट लगाने पर कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स जो हैं और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो हैं वो डिक्रीज हो रही हैं। तो अगर आप किसी भी सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर एक सेट ऑफ कंडीशंस लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो वहां पर
नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो है वो डिक्रीज हो सकती हैं, जैसा कि आपने इस केस में देखा। एक और कंस्ट्रेंट लगा के देखते हैं स्टूडेंट्स, वो कंस्ट्रेंट हमारे पास कि पार्टिकल जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। यहाँ पर पार्टिकल जो थे वो डिस्टिंग्विशेबल थे, ए पार्टिकल अलग था, बी अलग था, सी अलग था। अब पार्टिकल जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, मींस तीनों पार्टिकल जो है वो आइडेंटिकल होंगे और तीनों पार्टिकल्स को हमने ए मान लिया। तो इस केस में इन तीनों पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा टू आइडेंटिकल बॉक्सेस में, आइए वो देखते हैं। पहले बॉक्स में 3 पार्टिकल जा सकते हैं, दूसरे में 0 जा सकते हैं, पहले में 2 जा सकते हैं, दूसरे में 1 जा सकता है, पहले में 1 दूसरे में 2 जा सकते हैं, पहला खाली रह सकता है और दूसरे में 3 जा सकते हैं। तो इस केस में डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स मींस माइक्रोस्टेट्स कौन कौन सी बनेंगी, तीनों पार्टिकल्स इसमें डाल दिए, ये वाला बॉक्स एम्प्टी रहा, 2 इसमें डाल दिए, 1 इसमें डाल दिया, इसमें सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट बनेगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ पर 1 डालना है और यहाँ पर 2 डालने हैं, यहाँ पर खाली रखना है और यहाँ पर तीनों डाल देने हैं। यहाँ पर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हो गई 1, यहाँ पर हो गई 1, यहाँ पर हो गई 1, यहाँ पर हो गई 1। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास असेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रोस्टेट्स है 4। असेसिबल माइक्रोस्टेट्स कितनी है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रोस्टेट्स कितनी है, 4 हैं, जो हमने यहाँ पर सारी लिख दी है ये वाली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माइक्रोस्टेट्स हैं 4 ही हैं, पहले भी हमारे पास 4 थी, बट जो नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं वो पहले हमारे पास 8 थी, अब हो गई हैं 4। तो यहाँ पर जो असेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं उनका नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया है आफ्टर इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन और कंस्ट्रेंट कि पार्टिकल जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन सिस्टम पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कोई भी कंडीशन लगाते हैं, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो है वो डिक्रीज हो सकती हैं, जैसा कि हमने इस एग्जांपल्स में देखा। तो असेसिबल माइक्रोस्टेट्स वो माइक्रोस्टेट्स होती हैं जो अंडर कंस्ट्रेंट्स भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस भी जो एग्जिस्ट करती हैं उन्हें हम बोलते हैं असेसिबल माइक्रोस्टेट्स। और असेसिबल माइक्रोस्टेट्स क्या हो जाएंगी, वो माइक्रोस्टेट्स जो गिवन सेट ऑफ कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस के अंडर भी एग्जिस्ट करेंगी उन्हें हम बोलेंगे असेसिबल माइक्रोस्टेट्स। और इनअसेसिबल माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी, ऐसी माइक्रोस्टेट्स जो गिवन सेट ऑफ कंडीशंस या कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस के अंडर एग्जिस्ट नहीं करेंगी उन्हें हम बोलेंगे इनअसेसिबल माइक्रोस्टेट्स। और इनअसेसिबल माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी, ऐसी माइक्रोस्टेट्स जो गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स के अंडर एग्जिस्ट नहीं करेंगी, कंस्ट्रेंट्स के अंडर अलाउड नहीं होंगी, कंस्ट्रेंट्स के अंडर परमिटेड नहीं होंगी, उन्हें हम बोलेंगे इनअसेसिबल माइक्रोस्टेट्स। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो आप हेडिंग बना लीजिए कंस्ट्रेंट्स, द सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन सिस्टम आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। एक ऐसा सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस या फिर कंडीशंस जो हम किसी भी सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर इम्पोज करते हैं उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। जैसे हमने यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की थी, नो बॉक्स शुड बी रिमेन एम्प्टी, और दूसरी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की थी, पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ये दोनों की दोनों जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रेंट का काम करेगी, रिस्ट्रिक्शन का काम करेगी, एक कंडीशन का काम करेगी कि कैसे आपको 3 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू आइडेंटिकल बॉक्सेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है कंस्ट्रेंट के वो कुछ इस प्रकार से है। पहला एग्जांपल है द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट व्हिच रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। किसी भी सिस्टम में जो हमारे पास मैटर है वो कंजर्व रहता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे किसी भी सिस्टम में वो कांस्टेंट रखने होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो 3 टेबल बनाए हैं, अगर हम मान लें कि हमारे पास n1 नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो पहले बॉक्स में है और n2 नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो दूसरे बॉक्स में है, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालें n1 प्लस n2 वो किसके बराबर है, 3 प्लस 0 3 के बराबर है। हर एक केस में आपको जो n1 प्लस n2 का टोटल मिलेगा वो 3 मिलेगा। मीन्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कांस्टेंट रहेंगे, मीन्स 3 रहेंगे। That is known as principle of conservation of matter। इसी तरह से स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास कोई एक डायनामिक सिस्टम है और वो बहुत सारे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल से मिला के बना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा गैसियस सिस्टम जिसमें हमारे पास बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आपने किसी एक गैस मॉलिक्यूल की डायनामिक स्टेट को एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, 3 तो चाहिए होंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x y z
और 3 चाहिए होंगे मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स px, py एंड pz। ये 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और इन 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स से मिला के हमारे पास एक 6 डायमेंशनल स्पेस तैयार होगा जिसे हम बोलते हैं फेज स्पेस। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये हमारा फेज स्पेस है और फेज स्पेस को हम बहुत सारे स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और वो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कहलाया जाता है फेज स्पेस सेल। तो ये हमारा है फेज स्पेस जिसको हमने बहुत सारे फेज स्पेस सेल्स में डिवाइड कर दिया है। ये हमारी पहली फेज स्पेस सेल है, ये दूसरी फेज स्पेस सेल है। ऐसे करते करते आपके पास मान लीजिए r नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स हैं। पहली फेज स्पेस सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं n1, दूसरे में है n2 और rth फेज स्पेस सेल में मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो nr है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो आपको कैसे मिलेंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 करते करते प्लस nr करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरे सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो मिल जाएंगे और वो कांस्टेंट रहेंगे। If n1, n2 up to nr be the number of particles in first, second and rth phase space cell, then n1 plus n2 up to nr will be equal to n जो कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, that will be constant। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं summation i is equal to 1 to r ni is equal to capital N equal to constant n है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन सिस्टम। तो पहली कंस्टेंट जो है वो ये फुलफिल करनी होती है किसी भी सिस्टम को कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। एक और बहुत ही अच्छी कंस्ट्रेंट है जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में अप्लाई होती है एंड ये वाली कंस्ट्रेंट और जो हम दूसरी कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे इन्हें हम पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरी कंस्ट्रेंट का एग्जांपल हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रेंट। देखिए स्टूडेंट्स किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है और इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लीजिए स्टूडेंट्स जो हमारे फर्स्ट फेज स्पेस सेल में n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी है E1, n2 नंबर ऑफ पार्टिकल जो सेकंड फेज स्पेस सेल में प्रेजेंट है उनकी एनर्जी है E2। इसी तरह से जो nr नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है rth फेज स्पेस सेल में उनकी एनर्जी है Er। तो टोटल एनर्जी आपको सिस्टम की कैसे मिलेगी, वो आपको ऐसे मिलेगी E इज इक्वल टू E1 मल्टीप्लाई n1 प्लस E2 मल्टीप्लाई n2 प्लस अप टू सो ऑन Er मल्टीप्लाई nr। और ये जो है वो कांस्टेंट रहेगी और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 टू r ni ei, इस तरह से भी आप लिख सकते हो और ये जो है वो कांस्टेंट रहेगी। दैट इज द सेकेंड एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रेंट और ये वन ऑफ द पोस्टुलेट्स है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का। तो आप सेकंड एग्जांपल में क्या लिखेंगे, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट व्हिच रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टोटल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है और इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इफ E1 be the energy of the n1 particles in the first phase cell and E2 be the energy of n2 particles in second phase space cell and so on, then total energy E of the system is, हमने मान लिया कि n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी है E1, n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी है E2 और nr नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी है Er। तो टोटल एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, n1 को E1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n2 को E2 से मल्टीप्लाई करेंगे, nr को Er से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, टोटल एनर्जी आपको मिल जाएगी E, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स कंस्ट्रेंट्स एंड इसके एग्जांपल्स। इसके बाद हम बात करेंगे असेसिबल एंड इनअसेसिबल स्टेट्स की डेफिनेशंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स असेसिबल एंड इनअसेसिबल स्टेट्स की डेफिनेशन लिखने से पहले आपको इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाना होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 पार्टिकल्स इन 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस एज शोन इन टेबल 1, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 4, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 8। तो इसके लिए हम 3 पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बन रही है वो है 4 और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो बन रही है वो 8 है। सपोज वी पुट द कंस्ट्रेंट दैट नो बॉक्स शुड बी एम्प्टी, देन उसके बाद क्या होगा, अगर हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगा दें कि कोई भी बॉक्स जो है वो एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, तो उस केस में ये वाली माइक्रोस्टेट और ये वाली माइक्रोस्टेट जो है वो इनअसेसिबल हो जाएगी, गिवन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर बॉक्स एम्प्टी है, दूसरा बॉक्स और यहाँ पर पहला बॉक्स एम्प्टी है। तो यहाँ पर
जो हमारे पास असेसिबल माइक्रो स्टेट्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आप यहाँ पर लिखेंगे असेसिबल माइक्रो स्टेट्स कौन कौन सी होंगी, 2,1, 1,2, 2,1, 1,2, क्योंकि ये गिवन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे असेसिबल माइक्रो स्टेट्स। और जो गिवन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं दैट विल बी अनएसेसिबल माइक्रो स्टेट्स, जो कि होंगी हमारे पास 3,0 एंड 0,3। जो माइक्रो स्टेट्स हमारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रही हैं वो कौन कौन सी होंगी, असेसिबल माइक्रो स्टेट्स होंगी हमारे पास ये सारी की सारी 6 की 6, इसमें कोई भी बॉक्स जो है वो एम्प्टी नहीं है। तो ये सारी की सारी माइक्रो स्टेट्स आप यहाँ पर लिख देंगे, ए बी कॉमा सी, बी सी कॉमा ए, सी ए कॉमा बी, ए कॉमा बी सी, बी कॉमा ए सी, सी कॉमा ए बी, और इनका नंबर जो है वो यहाँ पर 6 रहेगा। और जो माइक्रो स्टेट्स हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं वो है हमारे पास एक ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि यहाँ पर एक एक बॉक्स जो है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इनएसेसिबल माइक्रो स्टेट जो है वो है ए बी सी कॉमा 0 एंड 0 कॉमा ए बी सी। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो माइक्रो स्टेट्स का नंबर है पहले 4 था, अब रह गया है 2, और जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स थी वो पहले थी हमारे पास 8, जो कि अब यहाँ पर रह गई हैं 6। तो ये वाली कंस्ट्रेंट लगाने पर जो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स हैं वो दोनों की दोनों जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होती हुई नजर आ रही हैं। तो एक और कंस्ट्रेंट लगा के हम देखेंगे, फिर हम उसके बाद लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ असेसिबल एंड इनअसेसिबल स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स आइए अप्लाई करते हैं किसी और प्रकार की कंस्ट्रेंट जो कि हमारे पास, इफ वी पुट द कंस्ट्रेंट दैट पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अगर हमारे पास पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हुए तो 3 पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में वो कुछ इस तरह से होगा जो हमें टेबल नंबर 3 में शो किया हुआ है। इस केस में आप देख सकते हैं कि जो हमारी असेसिबल मैक्रो स्टेट्स होंगी, मींस जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो होंगी हमारे पास ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, मींस 4 असेसिबल मैक्रो स्टेट्स होंगी। और नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रो स्टेट्स मींस जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं वो ये हैं 1 2 3 4। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रो स्टेट्स 4, नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रो स्टेट्स 4। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा कंस्ट्रेंट अप्लाई करने पर, कंस्ट्रेंट इंपोज करने पर सिस्टम पर, तो हमारे पास जो सिस्टम की नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स एंड नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट जो है वो डिक्रीज हो सकती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आप यहाँ पर लिखेंगे, thus the constraints may decrease the number of macrostates as well as number of microstates of the system। तो अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन द नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स एज वेल एज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम, तो आप लिखेंगे दे मे डिक्रीज। आप कभी भी इंक्रीज नहीं होंगी, हमेशा डिक्रीज होंगी नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स एंड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम। पहले यहाँ पर 8 थी, अब रह गई हमारे पास टोटल 4 असेसिबल माइक्रोस्टेट्स। और यहाँ पर हमारे पास पहले माइक्रोस्टेट थी 4, अभी भी 4 ही हैं। तो आप यहाँ पर डिक्रीज ना लिख के मे डिक्रीज लिखेंगे, तो तब जाके आपका आंसर जो है वो करेक्ट माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ असेसिबल एंड इनअसेसिबल स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ असेसिबल एंड इनअसेसिबल स्टेट्स। तो आप हेडिंग बना लीजिए असेसिबल मैक्रोस्टेट्स या फिर असेसिबल माइक्रोस्टेट्स। The macrostates or microstates which are allowed, which exist under the constraints imposed on the system are called accessible macrostates or microstates। accessible macrostates या फिर accessible microstates वो macrostates या फिर microstates होती हैं जो exist करती हैं, allowed होती हैं, जो सिस्टम पर हम constraints impose करते हैं, अगर वो उनको satisfy कर रही हैं, उनके अंडर allowed है, उनके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ऐसी स्टेट्स को हम बोलते हैं असेसिबल मैक्रोस्टेट्स या फिर माइक्रोस्टेट्स। इनअसेसिबल माइक्रोस्टेट्स या फिर माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी? द माइक्रोस्टेट्स और माइक्रोस्टेट्स व्हिच आर नॉट अलाउड, व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट अंडर द कंस्ट्रेंट्स इंपोज्ड ऑन द सिस्टम आर कॉल्ड इनअसेसिबल मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स। जो भी कंस्ट्रेंट्स हम सिस्टम पर इंपोज करेंगे, जो माइक्रोस्टेट्स या फिर मैक्रोस्टेट्स उन कंडीशंस को, उन कंस्ट्रेंट्स को, उन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करेगी, उनके अंडर अलाउड नहीं होंगी, उनके अंडर एग्जिस्ट नहीं करेंगी, दैट मैक्रो एंड माइक्रोस्टेट्स आर नोन एज इनअसेसिबल मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स। तो स्टूडेंट्स इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आखिरकार इनअसेसिबल एंड असेसिबल स्टेट्स क्या होती हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।